सो हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जो हमने नया बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है कॉमर्स के चीते। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है इस बैच के बारे में, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करो चैनल को जितना आप कर सकते हो। आई वांट कि हाँ भाई बच्चे फुल्ली एंगेज हो जाए हमारे इस फ्री सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और आपका अकाउंट्स भी स्टार्ट हो चुका है। सो ये जो पूरा बैच है, हम उन बच्चों के लेके आए हैं जिन लोगों का अभी तक जो हाफ ईयरली से अच्छे नहीं निकले हैं। आई वांट जो बच्चे अब अपना ध्यान, अपना फोकस अपना बना के रखें और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपना कान दिमाग खोल के सुनते रहो यार, ठीक है ना। बेशक आधा एक घंटा अपने आप को दे दो। इस एक घंटे के अंदर मैं आपको उतनी चीज़ कवर करवा दूंगा, आपका एक बेस बन जाएगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा चीज़ों को समझना। बेशक हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट इसको हम कवर कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं अपनी स्पीड को। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने से पहले पुरानी सारी वीडियोस देख के आओ। अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ लेक्चर डिमांड तक अगर आपने सब देखा है ना, तो ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी आसान लगेगा। जिन बच्चों ने डिमांड नहीं देखा, पहले डिमांड देख के आओ यार। डिमांड के बाद पढ़ोगे तभी इलास्टिसिटी समझ आएगा। देखो डिमांड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि डिमांड क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, शिफ्ट क्या है, मूवमेंट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, हमने सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है सर? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी की परसेंटेज में चेंज कितना है। देखो मैंने आपको बोला, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हाँ भैया, मैंने आपको बोलता हूँ प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड में पढ़ रहे हैं। लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि भैया कितनी डिग्री बदली है, कितना पता चला वो, कितना प्राइस, क्या प्राइस कितना बदला आपने, उसमें से क्वांटिटी में कितना ही चेंज आ गया। हो सकता है किसी के अंदर 20 का चेंज आया, हो सकता है 10 का, किसी 5 का, किसी के लिए 4 का आया हो। इसी जो चीज को हमने पढ़ना है कि भैया परसेंटेज चेंज कितना है। परसेंटेज चेंज, अगर आपका प्राइस का कितना परसेंट प्राइस चेंज होने की वजह से कितने परसेंट क्वांटिटी आपकी चेंज हुई है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज की बात करेंगे हम दोनों के बीच की कि एग्जैक्ट फिगर दो भैया हमको कोई। ऑलराइट, उस चीज की बात की है। द डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस, बट इट्स इंपैक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस ऑलवेज नॉट द सेम। किसी को हो सकता है कितना फर्क पड़ा हमें, किसी को ज्यादा पड़ सकता है, किसी को कम, किसी को कम, बहुत कम, किसी को बहुत ज्यादा। ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत कम, अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते यार कि हाँ भैया उसकी पॉलिसी की वजह से इतना फर्क पड़ गया हम लोगों को। इतना भैया कितना, इतना मतलब कितना, हमको एक परसा में फिगर दो, हमें एक फिगर दो, तो वो फिगर जो है ना हमें हेल्प निकालने में, वो इलास्टिसिटी करेगा। ऑलराइट, डिमांड फॉर सम गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस व्हाइल द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स आर नॉट सो रिस्पॉन्सिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि चावल का इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है इंसान के ऊपर, आटे का इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, बट हो सकता है चिकन का इतना ना पड़े, क्योंकि चिकन थोड़ा सा ऊपर प्रेस्टीज आइटम में आ जाता है। हो सकता है पनीर, हो सकता है नॉर्मल भिंडी खाते हैं इंसान। इस चीज की बात करते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना है। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ईडी इज अ नेगेटिव, ईडी जो हमारे इलास्टिसिटी, ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां भी ईडी पढ़ोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लेना, ये हमेशा एक नेगेटिव फिगर है। देखो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव क्यों है सर, नेगेटिव क्यों बोला आपने? नेगेटिव मींस क्यों, देखो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप था, तो हमारे लिए तो ये इनवर्स रिलेशनशिप, नो नेगेटिव रिलेशनशिप ही होगा। लेकिन फॉर इजी, हमको आराम से समझने के लिए हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। जो माइनस का साइन आएगा ना कभी भी, तो इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। वही बात कर रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी वी ऑलवेज रेफर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, एंड इसी वजह से हम लोग नेगेटिव साइन को भूल जाते, लगाते नहीं है। ऑलराइट, फॉर्मूला क्या है इसका, ये लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है। हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि ये देखो, अगर इसी चीज को कैसे लिखना है, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिकली आपको समझ आता रहने देना, देखो डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इस फॉर्मूला को याद कर लो, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूला से आएगा। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन या ये आता है या डिग्रीज पूछी जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, या फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जाते हैं। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला एक याद कर लो यार, पेपर में क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके अंदर क्या है, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, डेल्टा P हो गया हमारा चेंज इन प्राइस, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे आएगा चेंज, और डेल्टा Q, डेल्टा मीन्स चेंज। ये जो ट्रायंगल बच्चे बोलेंगे ना, इसको डेल्टा बोलते हैं यार, डेल्टा। ऑलराइट, सो अब कैसे सर हम निकालेंगे, देखो अब मैंने आपको बताया ना Q डेल्टा P कैसे निकालेंगे उसको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल है, सपोज एन इंडिविजुअल बाय 15 बनानास व्हेन इट्स प्राइस इज ₹5। बंदे ने बताया है कि प्राइस था P1 मतलब पुराना प्राइस जो था वो ₹5 था, और पुरानी क्वांटिटी Q1 जो थी हमारी वो 15 बनाना की थी। थोड़ा सा मैं छोटा लिख देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। P1 तो हमारा था वो 5 था, Q1 हमारा 15 था। पुराने प्राइस और पुरानी क्वांटिटी, P1 पुराना प्राइस, Q1 पुरानी क्वांटिटी। When the price increases to ₹7 मतलब नया प्राइस आ गया है, मतलब P2 जो है हमारा ₹7 हो गया है। He reduces his demand to 12 मतलब Q2 12 है। वेरी इजी थिंग। अब देखो दो तरीके हैं, एक आ गया ये तरीका पूरा ऐसे निकालना, हम लोगों को ऐसे करके निकालेंगे, इतनी लंबी कहानी भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग, मेरा काम है आपको इजी करके देना, ठीक है। अगर मुझको इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हमारा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई क्यू। ऑलराइट, P ये दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, मतलब कि 5/15। P हो गया हमारा P1 जो पुराना वाला प्राइस है, और Q1 हो गया Q1 जो पुराना वाली क्वांटिटी है। ये हम लोग P और Q पे लगाएंगे। लेकिन सर डेल्टा Q और डेल्टा P क्या है, देखो डेल्टा Q क्या निकलेगा, देखो डेल्टा Q हो गया हमारा, इन दोनों को माइनस कर लो भैया, पुराने प्राइस और पुरानी क्वांटिटी को माइनस कर लो, मतलब 3। पुराना कितना था 15, नया कितना 12, मतलब 3 आ जाएगा, या नेगेटिव साइन को लेके चलो, 12 माइनस 15 करो, -3 आ जाएगा, -3 लगा लेते, ठीक है। सर डेल्टा P क्या है, डेल्टा P हो गया पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी, मतलब कि 5 में से 7 माइनस करो, -2, क्या है ना, 5 में से 7 माइनस किए तो -2 आ गया। मतलब कि मैं आपको बोलता हूं डेल्टा Q -3, डेल्टा P -2 इंटू P अपॉन Q। ये तो हट ही गया नेगेटिव साइन, 5 3 जा 3 3 कट गया, मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5, मतलब इलास्टिसिटी क्या हुई 0.5। वापिस समझाता हूँ, वापिस एक बारी वापिस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है भाई, मेरे को कोई इशू नहीं आता वापिस समझाने के, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती कि हाँ भैया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई क्यू सर कैसे निकला, ये एक बारी वापिस बता दो, वापिस समझेंगे। पुराना प्राइस जो होगा हमारा उसको P1 लिखते हैं, नए प्राइस को P2 लिखते हैं। पुराना प्राइस 5 दिया था क्वेश्चन में, नया प्राइस 7 दिया था। पुरानी क्वांटिटी हमारी 15 की थी, नई क्वांटिटी हमारी 12 की हो गई। P और Q तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी को माइनस कर लो, मतलब कि पुरानी क्वांटिटी 15 माइनस 12 3 आ जाएगी। ऑलराइट सर, डेल्टा P इज इक्वल टू पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी को माइनस, पुराने प्राइस को माइनस कर लो, मतलब कि 5 माइनस 7 कर लो या 7 माइनस 5 कर लो, विच इज इक्वल टू 2। डेल्टा P गिवन है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सिंपल मैथ तो निकालने आएगी, 5 3 जा 3 को काट दिया, 0/2 1/2 सॉरी, इसको 1 इज इक्वल टू 0.5 इलास्टिसिटी आ गई। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला हुआ, यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन निकाल लिया हमने। ऑलराइट, कोई डिफिकल्टी नहीं है सर, ठीक है। डिग्रीज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डिग्रीज है, ध्यान से सुनना, काफी थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को, मैंने बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ध्यान सुनो, ठीक है। कुछ मत सको, बस इतना ध्यान रखो, देखो मेरी बात। 5 डिग्री क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट के बराबर होती है, दिस इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट चीज मतलब कि कुछ भी बदल सकता है, मतलब कि लिटिल चेंज इन प्राइस
लिटल चेंज इन पी मतलब प्राइस लीड्स टू इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि आपने प्राइस को हल्का सा भी चेंज किया ना, डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उस जगह को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक। और इसका जो कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, और हॉरिजॉन्टल कर्व होता है ये वाला। ये क्वांटिटी होती है, ये प्राइस होता है। ये देखो कोई भी ले लो, इन्फिनाइट है, ये कहाँ खत्म ही नहीं होगा। मतलब कि प्राइस में हल्का सा भी चेंज, प्राइस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्वांटिटी में इन्फिनाइट चेंज आ जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा मैं बोलता हूं इलास्टिक, ईडी इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर कब होती है चीज, जब एक चीज ज्यादा होगी, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होगी। समझ लो क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आया, प्राइस में चेंज ज्यादा नहीं आया। मतलब कि इलास्टिक, इलास्टिक में दो चीजें हैं, ठीक है। या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, इन्फिनाइट चेंज, या क्वांटिटी के अंदर इन्फिनाइट चेंज आ जाएगा, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोल लेंगे। या क्वांटिटी के अंदर वेरी चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा, उस जगह पे हम लोग इलास्टिक बोल देंगे। ऑलराइट। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, अब देखो ना, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड को, या गरीबों के लिए ज़्यादा पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था, उसने वो गाड़ी लेना चाहता था बलिनो, उसके लिए तो बलिनो गाड़ी तो लग्जरी गुड ही है बलिनो, ठीक है। बलिनो का प्राइस समझ लो 10 लाख रुपए था, अचानक से उसका प्राइस 15 लाख हो गया। 15 लाख उसका प्राइस हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई अचानक से, लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे, बोलेंगे यार रहने दो, नॉर्मल सी चीज़, खत्म बात। फिर आ गए यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस बराबर है, दे बोथ आर सेम। ऑलराइट, कि हाँ भैया जितना क्वांटिटी में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आया, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब इक्वल टू 1 होता है, और इसका एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। आगे आपको दिखाऊंगा, जो हमने स्टार्टिंग में डिमांड फंक्शन में एक बार पढ़ा था ना कर्व, ये वाला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ऑलराइट, इसके अंदर इक्वालिटी पता चलेगी आपको कि जितना परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज हुआ ना, उतना ही परसेंटेज प्राइस में भी चेंज होगा। ऑलराइट, फिर आता है हमारा इनइलास्टिक। अब हम चले गए हैं उल्टा। इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि लेस देन वन, मतलब कि कम से कम क्वांटिटी में जितना प्राइस में ज्यादा चेंज आता, क्वांटिटी में कम आता, इधर उल्टा हो जाता। ठीक है, कि हाँ भैया प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं आया। नेसेसरी गुड्स के टाइम पे एग्जांपल आता है, नेसेसरी गुड्स के ऊपर। जैसे कि नेसेसरी गुड कैसे सर, चावल का प्राइस जितना, चावल और आटे का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, दवाई का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, आपकी क्वांटिटी नहीं चेंज होती, यू कंज्यूम द सेम क्वांटिटी। हाँ या ना, आप तो वही क्वांटिटी लेता हो ना, आपको नहीं फर्क पड़ता जितना मर्जी हो जाए, बेशक कम ले लोगे, लेकिन क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं आता। 10 से 5 किलो पे आ जाओगे, लेकिन लोगे तो सही ना। इस जगह बात आती है हमारी इनइलास्टिक की, कि प्राइस का इतना इफेक्ट नहीं होता क्वांटिटी पे। लास्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको हम ईडी इक्वल टू 0 बोलते हैं। ऑलराइट, इनइलास्टिक मतलब कि कोई भी राइज और फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ, एनी राइज और फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, एनी राइज और फॉल इन प्राइस हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी होगी कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब कि ये कर्व बनाऊं, प्राइस जितना मर्जी चेंज हो गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, क्वांटिटी उतनी है, कांस्टेंट ही, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स 5 डिग्री हमने जो पढ़ी है, उसके अंदर सबसे पहले अगर इसको आपने ध्यान से याद रखना है ना, देखो भैया मैंने ऐसे, ये देखो ये बनाया हुआ, इसके ग्राफ भी पढ़ने हैं अभी हमने, ये 5 ग्राफ मैं बना के दे रहा हूँ, अभी आप देखोगे कैसे बनाए हैं, और इसको आप खुद बनाओगे, कॉपी पे खुद बनाओगे। आई एम टेलिंग यू, परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनाइट वाला ग्राफ ये होगा। जो सुन रहा है वो उसको पता चल रहा है, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे, वो बनाएंगे परफेक्टली, उसके बाद हम बनाते हैं, इसको भी छोड़ दो, उसके बाद हम बनाएंगे इलास्टिक का, ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर बनाएंगे ईडी लेस देन 1, स्टीप है, ये खड़ी चढ़ाई है, ये थोड़ा ऐसे ही है। एक बनाएंगे यूनिटरी का, ये यूनिटरी है, मतलब कि बराबर सेम, ये इक्वल बनेगा।
हाइपरबोला अभी बना के बताऊंगा, हाइपरबोला भी आगे आएगा। एक आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक का, ठीक है, समझ के, ये इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, तो इसको हम ध्यान से आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन ग्राफ्स याद कर लो पहली चीज़ वो, और दूसरी चीज़ के ऊपर लिखा क्या है मैंने, ये देख लो, टेबल बनाया हुआ है, टेबल को ध्यान से देख लो, ये वाला दिमाग में बिठा लो भाई इसको। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली, समझ लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई आपकी 2.10 2.1, क्या है ये, क्या है, मतलब ग्रेटर देन 1 है सर, ग्रेटर देन 1 मतलब कि इलास्टिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी आई समझ लो 0.7, सर लेस देन 1 है, इन इलास्टिक है, इस हिसाब से ही पूछ सकते हैं। ऑलराइट देखो यही डिमांड कर्व्स दिखा रहा था मैं आपको, ये जो देखो स्ट्रेट लाइन, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ गया, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, इट मींस ईडी इक्वल टू 0 है पहली चीज, और ये इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, इट मींस ईडी इनफिनाइट है, और ये परफेक्टली इलास्टिक है। तीसरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट मींस कि प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंज आएगा, ईडी इक्वल टू 1 होगा। अगर इसका डायग्राम प्रॉपरली बनाना हो तो स्केल का मदद लगेगा भैया, मैं अगर बनाऊं ना, ऐसे बनाऊंगा ना आपको, देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन, जितना इधर चेंज आया ना, P1 Q1 P2 Q2, स्केल से बनता है, जितना इधर चेंज आया उतना ही इधर चेंज आएगा। ऑलराइट, कि अगर 10/10 1 आएगा, 20/20 का चेंज आया तो 1 आएगा, तो ये हमारा इलास्टिक, ये हमारा होता है यूनिटरी इलास्टिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिक, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करते हैं, कि हाँ भैया किसकी वजह से डिमांड इलास्टिक होगी, किसकी वजह से डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक है, इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब मैंने आपको समझाया, ध्यान से चीज को समझना। सबसे पहला आता है नेचर गुड्स के ऊपर। गुड्स का नेचर क्या, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, नेसेसरी गुड्स में क्या होता है कि प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए, आप डिमांड अपनी चेंज नहीं करते हो, डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। चावल आटा महंगा हो जाए तो आप इतना इफेक्ट नहीं डालते हो, अगर मैं बोलता हूँ पेट्रोल महंगा होता है तो आप तब भी पेट्रोल डलाते हो, इट मीन्स दैट द डिमांड इज इन इलास्टिक। ऑलराइट, it is inelastic. Necessary goods demand do not change much in response to change in price, it is inelastic, यही पढ़ा डेफिनेशन में हमने। लेकिन अगर मैं लग्जरी गुड बोलता हूँ, लग्जरी गुड में इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, अगर उसका प्राइस ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी में बहुत चेंज आ जाता है, हल्का सा प्राइस चेंज होता है ना लग्जरी गुड का। समझ लो एक घड़ी है, आपने उसको से आप देखते हो, घड़ी आपको बहुत पसंद आई, ऑलराइट, घड़ी आप देखते हो कि वो 5-6 हज़ार की घड़ी थी, आप उसके लिए पैसे जोड़ते हो, आप 3-4 दिन में 6,000 जोड़ते हो, आप अचानक से देखते हो घड़ी का प्राइस 12,000 हो गया है, तो आप उस घड़ी को नहीं लोगे, आप बोलोगे यार गोली मारो ऐसी घड़ी को, जो इतना प्राइस अचानक से कैसे बढ़ गया। तो इट मीन्स उसकी डिमांड इलास्टिक है, आप उसको छोड़ सकते हो। तो इट मीन्स लग्जरी का भी रिस्पॉन्सिव प्राइस चेंज पे ज़्यादा चेंज होता है, तो इट मीन्स इलास्टिक है। फिर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है जिसकी उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, चावल का सब्स्टिट्यूट चावल ही होता है भैया। मैं अगर आप बोलो सब ब्राउन राइस है, ये राइस है, लेकिन जो बेसिक राइस जो आपके घर में बनते हैं वो तो राइस है, राइस का सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं आप लोगों के लिए। राइस का प्राइस बढ़ जाएगा तब भी आप राइस खाओगे, बेशक कम खाओ लेकिन खाओगे। आटा का चीज नहीं बदल सकती, कुछ बोलेगे सर बाजरे की रोटी खा लेंगे, भाई एक दिन खाओगे 2 दिन खाओगे, लेकिन जो लोग को आदत है आटा खाने की, नॉर्मल व्हीट चक्की खाते हैं जो लोग, वो तो आटा ही खाएंगे। तो इट मीन्स उनकी जो डिमांड है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उसकी डिमांड इन इलास्टिक आएगी। ठीक है, अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत आसानी से अवेलेबल है, जैसे थम्स अप की लिम्का, थम्स अप की कोक, माउंटेन ड्यू, सारे हैं, चिप्स, प्लेन चिप्स हल्दीराम के आते हैं, लेस के आते हैं प्लेन चिप्स,
ऑलराइट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बिस्किट खाना है, आप बोलोगे सर गुड्डे का खा लो, सर आप बोलोगे मॉम्स मैजिक खा लो, सर आप बोलोगे बॉनबॉन खा लो, सर आप बोलोगे मिल्क बिकीज खा लो, आप बोलोगे सर पार्ले जी खा लो, आप बोलोगे सर कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो सब बिस्किट तो बिस्किट है। ऑलराइट, तो अगर आप काजू का बिस्किट खाते हो तो गुड्डे का खाओ काजू का बिस्किट, बेकरी का काजू का बिस्किट, कोई और काजू का बिस्किट, कितने हैं काजू के भी एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट कितने हैं। तो इट मींस अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है डिमांड इनइलास्टिक है, मजबूरी में सामान लेना ही पड़ेगा वही। ऑलराइट, तीसरी बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम मतलब कि कंज्यूमर की हैबिट कितनी देर में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, ठीक है ना, वो दबा के सिगरेट पीता है, दबा के शराब पीता है, उसको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना, उसको चाहिए शराब और सिगरेट, वो नहीं रह सकता उसके बिना, ठीक है ना, नशेड़ी बन के घूम रहा है आराम से बाजार में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी हैबिट नहीं चेंज हुई, उस प्राइस चाहे उस बॉटल का 100 से 200 हो जाए, 200 से 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 15,000 हो जाए, सिगरेट का प्राइस 50 से 60 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, जो पीता है वो पीता है, उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक है। उसको तो चाहिए ना भाई, उसको हैबिट है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, कोई बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, वो उनको पीनट बटर खाना ही खाना है, वो पीनट बटर के बाद नहीं निकालते थे, उनको मज़ा आ गया पीनट बटर का, तो भाई आदत डल गई है। हैबिट अगर या हैबिट चेंज होने में टाइम लगता है, या हैबिट तुम चेंज कर लो या फिर उसकी डिमांड इनइलास्टिक रख लो, पीनट बटर खाना तो खाना है। ऑलराइट, तीसरा लॉयल्टी टू ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कुछ लोग हैं ना जो दुनिया में वो बोलते हैं सर एप्पल इज द बेस्ट ब्रांड, ठीक है, एप्पल एप्पल ही बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सर सैमसंग इज द बेस्ट ब्रांड। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा जो ब्रांड के लॉयल है ना, वो जितना मर्जी महंगा फोन निकाले वो एप्पल का फोन लेगा, चाहे एप्पल का फोन 1.5 लाख का हो जाए, चाहे एप्पल का फोन 2 लाख का हो जाए, एप्पल का ही फोन लेगा। जो बंदा सैमसंग का लॉयल है ब्रांड की तरफ, तो इट मीन्स जो बंदा ब्रांड की तरफ लॉयल रहेगा उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। तो फिफ्थ है हमारा इनकम लेवल। अब देखो इनकम का क्या है रोल, इनकम का क्या है। अब 3 किस्म की क्लासेस है, रिच, पुअर, ठीक है, और मिडिल क्लास। अब जो रिच है ना, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब कि उनको इतना फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़े या कम हो, उनको पेट्रोल का प्राइस अगर 150 से 150 हो जाएगा उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पुअर है ना, हो सकता है वो छोड़ दे सामान को, उनको नहीं, उनको फर्क पड़ता नहीं, वो बोलते हैं भैया रहने दो, हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं खरीद सकते। तो इट मीन्स ये 5 फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी को बदल रहे हैं हमारा, कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के अंदर मैंने बोला आपको, डिमांड फॉर अ गुड इज इलास्टिक इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ लिम्का गोज अप, पीपल कैन शिफ्ट टू स्प्राइट व्हिच इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल then demand is inelastic. Time frame refers to pace at which consumer can switch to another alternative and consumption habits. In short term, buyers tend to stick to the same item, fail to find substitutes and are able to adjust their consumption habits. ये भी हो सकता है रीजन कि हाँ भैया आपको कोई सब्सिट्यूट इजीली नहीं मिला ना, इसलिए टाइम में आपके पास टाइम बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, आपने बोला है भैया हलवा बनाना है, घर पे आप लोग हलवा बनाते हो, ठीक है ना, आपको हलवा बना, या आप बोलते हो घर पे सेवैयाँ बनानी है, सेवैयाँ आप देखते हो यार दूध वाला बंदा नहीं आया अभी तक हमारा, हम क्या करें, तो आप क्या करते हो, बाजार से पैकेट लेके आते हो दूध वाला, उसमें डाल देते हो। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था तो आपने जल्दी जल्दी कर लिया, नहीं में अवेलेबल होता तो क्या करते हैं, मजबूरी, ठीक है। लीडिंग टू प्रोडक्ट्स इनइलास्टिक डिमांड, अगर आपको दिखता है कि नहीं मिल पा रहा तो इनइलास्टिक डिमांड रहती है। लॉयल्टी, कंज्यूमर इज डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, इन सच केस प्राइस हैज नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो डिमांड इनइलास्टिक है। लॉयल कंज्यूमर की जो डिमांड है ब्रांड की तरफ वो इनइलास्टिक रहती है। लास्टली इनकम लेवल, हायर इनकम ग्रुप्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड देन द लोअर इनकम ग्रुप्स। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, अ वेल्दी कंज्यूमर इज अनलाइकली टू कट हिज डिमांड, वेयर एज द पुअर बायर में कट हिज डिमांड ऑब्वियसली। फिर हम आगे हैं ज्योमेट्रिक मेथड के ऊपर। एक मेथड है इलास्टिसिटी और डिमांड का जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, या इसको आप बोल दो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है आपको, ये नॉर्मल चीज बताता है कि आप इलास्टिसिटी प्राइस के हिसाब से तो निकाल रहे हो, एक ये फॉर्मूला तो आप लगा रहे हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब ये इस तरीके से भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, ये भी तरीका है निकालने का। इन्होंने बताया क्या, देखो ED is a measurement of any location by dividing the lower segment of the demand curve by the upper segment of the demand curve at any point. At the midpoint, it is the value of ED is unity. मतलब कि ये बोल रहे हैं, देखो ये जो पॉइंट्स है ना हमारे सारे, ये इलास्टिसिटी बताते हैं। मतलब कि सबसे ऊपर यहाँ पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यहाँ पर यूनिटरी, यहाँ पर लेस देन 1,
और यहां पर 0। ऑलराइट, ये बताता है इन पॉइंट्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर मेरे को निकालना हो ना कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट दिया हुआ है, मुझे बोलते हैं इलास्टिसिटी निकालो पॉइंट सी की, पॉइंट सी की इलास्टिसिटी निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, सी बी अपॉन ए सी कर लो। मतलब कि लोअर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट है ना, ये नीचे वाली साइड है लोअर, अपॉन अपर सेगमेंट कर लो, मतलब कि ए से सी तक। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो, ये भी इलास्टिसिटी निकाल देगा। इट मीन्स ये देखो ना, ये दिया हुआ है आपको जैसे कि डी ए अपॉन डी बी, देखो ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, ये भी बताया हुआ है कि लोअर अपॉन अपर सेगमेंट कर लो भैया, तब भी आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, लोअर अपॉन अपर। ठीक है, फिर आगे हमारा लास्ट टॉपिक इसके ऊपर, ये आ जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक जिसको इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर के साथ लेन देना है कि भैया एक्सपेंडिचर क्या है हमारा। सबसे पहली चीज हमको जानना जरूरी है कि सर व्हाट इज एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, खर्चा कैसे बता सकते हो आप, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लो। आपकी मम्मा आपको बोलती है कि बच्चों ये लो 100 रुपीज़, 100 रुपये ले लो। ठीक है, जा बाजार से ब्रेड और बटर ले आ। आप बोलते हो ठीक है मम्मा, बाजार जाते हो आपको पता चलता है 60 रुपये का एक बटर है और 40 रुपये का एक बटर वो है ब्रेड है, तो 60 अपॉन प्लस 40 100 रुपीज़ हो जाएगा। देखो ना, प्राइस अब इंटू क्वांटिटी किया तो आपको एक्सपेंडिचर मिला कि 100 रुपये टोटल खर्चा हुआ। ऑलराइट, यही बताया हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऐसे होता है। तो इन्होंने बताया कि प्राइस और जो क्वांटिटी है हमारी उसका तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसका तो हमको स्टार्टिंग से पड़ता है, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी का। एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स गोज अप और डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस, डिपेंड्स ऑन हाउ रिस्पॉन्सिव द डिमांड फॉर गुड इज टू प्राइस चेंज। ये बताया। अब देखो इधर क्या बताया, देखो इन्होंने बताया कि देखो अगर प्राइस चेंज होता है, बढ़ता है घटता, तो एक्सपेंडिचर भी चेंज होता है। ऑलराइट, देखो पहले 3 केस है, इसमें बताया गया कि जो प्राइस है वो बढ़ा है, प्राइस तीनों केस में बढ़ा है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड वो गिरी है, ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है ही है, ये तो हमको पता है सर। अब देखो जो प्राइस का चेंज है वो 10 का था, लेकिन जो क्वांटिटी का चेंज है वो सिर्फ कम हुआ, मतलब कि प्राइस का चेंज ज़्यादा, क्वांटिटी का कम है। प्राइस ज़्यादा बदला, क्वांटिटी कम बदली, तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर बढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी कम हुई है, तो इट मीन्स ये देखो। दूसरे का क्या हुआ, जो प्राइस का चेंज है और क्वांटिटी का चेंज है उसमें क्या फर्क आया कि इस बार प्राइस का चेंज कम है, क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम हुआ। प्राइस कम हुआ एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा। आया ना, दिख रहा है ना। तीसरा कि नो चेंज, मतलब कि दोनों में इतना इफेक्ट नहीं है, अगर ये भी 10 है तो दूसरा भी 10 है। अगर प्राइस कम हो जाए क्वांटिटी बढ़ जाती है, इधर भी वही चीज़ है, प्राइस कम हुआ क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस का चेंज कम है, ज़्यादा है, क्वांटिटी का चेंज कम है, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। दोनों चीज़ों के अंदर एक चीज़ हमने नोटिस की है कि सर आपने जब भी बोला है मेरे को, सर 2 रिलेशन आप मेरे को बता रहे हो कि एक प्राइस बढ़ने वाला रिलेशन बता रहे हो, एक प्राइस कम होने वाला रिलेशन बता रहे हो। प्राइस बढ़ने वाले रिलेशन में आप मुझे 3 केस बता रहे हो, एक इक्वल वाला आएगा जिसमें 1 है, बराबर है, नो चेंज है। सर एक केस आ रहा आपका जिसके अंदर प्राइस की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है क्वांटिटी से, एक्सपेंडिचर नो चेंज। यहाँ पर जब हो रहा है तब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा चेंज आ रहा है एक्सपेंडिचर में। और सर तीसरा केस आप मुझे बता रहे हो जिसके अंदर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आया है, जब क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा है तब एक्सपेंडिचर में चेंज ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर गिर रहा है सर। उसकी जगह आप दूसरा केस आपने बताया मेरे को कि प्राइस कम हुआ, इसमें भी 3 केस आप लेके आए कि भैया प्राइस क्वांटिटी सेम रहा तो नो चेंज है एक्सपेंडिचर में। ठीक है, दूसरा सर आप बता रहे हो कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में कम आया, इस जगह आप बोल रहे हो सर एक्सपेंडिचर नीचे गिर रहा है। तीसरा आ रहा है प्राइस में कम आया, क्वांटिटी में ज़्यादा है, सर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इट मीन्स सारा खेल ही प्राइस का है एक्सपेंडिचर में। प्राइस में चेंज आएगा तो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। अब वो डिपेंड कितना करता है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। अगर प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा चेंज हो रहा है, अगर प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ेगा कब, जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा कब, जब प्राइस ज़्यादा घटेगा। प्राइस कम होगा कि इस चीज़ का ज़्यादा कम हुआ प्राइस,
तो एक्सपेंडिचर को क्या होगा, कम ही होगा ना। वही तो चीज़ की बात की मैंने, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है सर इलास्टिसिटी और उसका, वो देख लेते हैं। देखो पेपर में जो पूछता था वो ये पूछा था, इसमें भी 3 केस आते हैं, ईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ध्यान से दिमाग खोलो। प्राइस जब ग्रेटर देन 1 कब हुआ, प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर बढ़ा। ये देखो, ये जो लाइन है ए से डी तक, ये ईडी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब कि प्राइस गिरा, प्राइस गिर रहा है ना, देखो प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, एक्सपेंडिचर लेकिन बढ़ रहा है। देखो ना, प्राइस, ये लाइन है ना प्राइस की, प्राइस गिर रहा है, पहले प्राइस इतना था, इधर प्राइस इतना हुआ, प्राइस गिरा, लेकिन एक्सपेंडिचर जो था मेरा बढ़ता रहा। पहला केस तो ये था। ये है कि ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि सर ईडी इक्वल टू 1 भी होता है। इक्वल टू 1 मतलब बराबर, मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, आई विल चेंज द कलर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में सेम फर्क, कोई फर्क नहीं आया कि प्राइस इतना रहा, क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रही। प्राइस इतना हुआ तब भी क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है, कि भैया प्राइस के ऊपर कोई लेना देना नहीं आ रहा, तो ये यूनिट इलास्टिक हो गया। सर तीसरा ये बोलता है ईडी लेस देन 1 है, ये वाला ये बोलता है कि प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। उस जगह ईडी जो हमारा है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 कब है जी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। इट मीन्स अगर मैं तीनों को लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये प्राइस है, प्राइस कम हुआ, दिख रहा है ना, पहले केस में प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक्सपेंडिचर 500 से 450 से 500 हुआ। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर ही होता है। प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा, ई ग्रेटर देन 1। दूसरे में प्राइस कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सपेंडिचर बराबर है, प्राइस सेम, एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज, एक्सपेंडिचर सेम। उस जगह पे ई इक्वल टू 1 होगा, लेकिन प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। वापिस समझते, इधर वापिस लिखेंगे डायग्राम को, ठीक है। क्या लिखा गया है, प्राइस कम हुआ, प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर फॉल, इट मींस ईडी ग्रेटर देन 1। ये वाला केस जो है ये है प्राइस चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर, प्राइस चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम है हमारा, इक्वल टू 1 आएगा। ये वाला केस जो तीसरा है ये बोलता है प्राइस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, इट मीन ईडी लेस देन 1 है, ये इनइलास्टिक हो गया। सो दिस वाज टोटल एक्सपेंडिचर विद रिलेशन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस वाज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंप्लीट चैप्टर। ऑलराइट, जिसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया, ज्योमेट्रिक मेथड देखा, हमने फैक्टर्स देखे, हमने डिग्रीज पढ़ी और उसके साथ में डेफिनेशन पढ़ लिया। अगर कुछ और बचा होगा आई विल ब्रिंग यू अनदर वीडियो, लेकिन मेरे हिसाब से चैप्टर यही तक है ये। इसके बाद हमारा प्रोडक्शन बचा है, कॉस्ट बचा है, मार्केट बचा है, उसको हम डिटेल में करेंगे। लेकिन टिल देन देखो, आई वॉन्ट कि आप लोग नोट्स बनाओ साथ साथ। ये बैच जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ना, ये आपको ही बेनिफिट देगा। मैं आपके A to Z कंसेप्ट क्लियर करने आया हूँ और मेरा वो काम रहेगा ही रहेगा, और मैं तब तक ये चीज़ करता रहूँगा जब तक आप लोग ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ जाते। ऑलराइट, सो देखो, मैं अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि हाँ भाई आप अप्रिशिएट करने में शायद पीछे रह रहे हो। आई वॉन्ट अ फुल्ली अप्रिशिएट करो एफर्ट्स को हमारे, ठीक है ना। टीचर्स आपके लिए हम लोग जो लेके आ रहे हैं ना, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ PPT,
टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वो हम लोग ट्राई करते हैं बहुत ईजी वे में लेके आना। ठीक है, तो आई वांट कि आप लाइक करो वीडियो को, शेयर करो यार इस वीडियो को जितना कर सकते हो, दोस्तों को बताओ अपने कि यार कहीं पर फ्री बैच एक पढ़ा रहे हैं, हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं, हमारी तैयारी हो सकती है अभी भी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे कॉमर्स के जीतो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने। अब शायद आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रोडक्शन ही स्टार्ट कराऊंगा मैं। सो टिल देन अपना ध्यान रखो, गुड बाय।